एक समय की बात है, भागलपुर नाम के एक गांव में सुनीता अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। सुनीता की बड़ी बेटी का नाम अदिति और छोटी बेटी का नाम ईशा और सुनैना था। सुनीता की सबसे बड़ी बेटी बड़ी होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा समझदार भी थी, जबकि दोनों छोटी बेटियां घमंडी और लालची थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता जो अपने खेतों पर काम कर रही थी, तभी वो चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। कुछ गांव वाले मिलकर उसे घर पहुंचाते हैं। अपनी माँ को देखकर अदिति कहती है, माँ, मैं तुमसे हमेशा कहती रहती हूँ ना कि इतनी धूप में काम मत किया करो। अब हो गई ना तुम्हारी तबीयत खराब। बेटा, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई नहीं माँ, आप चिंता मत करो। तुम्हारी 3 बेटियाँ हैं। अब हम काम करेंगे और तुम आराम। ऐसा कहकर अदिति अपनी दोनों छोटी बहनों के पास जाती है और कहती है, सुनो ईशा और सुनैना, आज से मैं माँ का ध्यान रखूंगी और खेतों का सारा काम करूंगी। तुम दोनों मिलकर लकड़ी और सब्जी बेचने जाओगी। इस तरह से अगर हम काम बांट लेंगे तो काम आसान हो जाएगा और माँ की भी मदद हो जाएगी। दोनों बहनें बहुत ही आलसी थी, लेकिन अदिति के ऐसा कहने पर वो घर से बाहर तो चली जाती है, लेकिन उनके काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए वो दोनों एक पार्क में चली जाती है और आपस में बातें करने लगती है। पता नहीं ये अदिति दीदी अपने आप को क्या समझती है। अरे, अब हम इतने छोटे होकर भी क्या लकड़ी और सब्जी बेचेंगे? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अदिति दीदी अपने आप को बड़ी समझदार समझती है। खुद तो माँ की सेवा करने के लिए घर पर रुक गई और हमें लकड़ियाँ और सब्जियाँ बेचने के लिए शहर भेज दिया। लेकिन चाहे जो भी हो, ना तो मैं लकड़ी बेचूंगी और ना ही सब्जियाँ। हाँ दीदी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम तो यहाँ पार्क में अपने दोस्तों के साथ झूला झूलेंगे, मस्ती करेंगे और फिर शाम को घर चले जाएंगे। इसके बाद सुनैना और ईशा कुछ ऐसा ही करती है। वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती है और फिर शाम को घर चली जाती है। शाम को जब वो एक भी पैसा घर लेकर नहीं आती तो अदिति कहती है, तुम दोनों पूरा दिन क्या कर रही थी कि जो तुमने 1 रुपया तक नहीं कमाया? आप हमें कह रही हैं कि हम 1 भी रुपए लेकर नहीं आए। आपने पूरे दिन में क्या किया है बताएंगी? पूरे दिन भर यहाँ बैठकर आपने मजे ही किए हैं। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। जब तुम दोनों बाहर पार्क में मस्ती कर रही थी तब मैं यहाँ खेतों में काम कर रही थी। उसके बाद माँ की सेवा और फिर तुम दोनों के लिए खाना भी बनाया। तीनों बहनें इस तरह आपस में लड़ रही होती है कि तभी सुनीता बिस्तर से उठती है और कहती है, किसी को भी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी, खेत का भी, लकड़ियों का भी और सब्जियों का भी और घर का भी। अदिति समझदार थी, इसलिए वो सारे काम का बोझ खुद पर ही ले लेती है और कहती है, ठीक है माँ, अब से मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कीजिए। सारा काम मैं खुद कर लूंगी। इसके बाद अदिति सुबह सुबह खेत में काम करती, दिन में लकड़ियाँ और सब्जियाँ बेचती और शाम को आकर घर का काम करती है। यही उसके दिन भर का दिनचर्या बन जाता है। अदिति मेहनती होने के साथ साथ बहुत दयालु भी थी, इसलिए जब भी उसे किसी की मदद का मौका मिलता तो वो करने से पीछे नहीं हटती। ऐसे ही एक दिन जब तीनों बहनें बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी उनके दरवाजे पर एक बुढ़िया आती है और कहती है, बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? किसी के घर पर भी कभी भी चले जाते हो और कुछ भी मांगते रहते हो। ये क्या तरीका है अपनों से बड़े से बात करने का? ये कोई बड़ी नहीं है, बल्कि एक भिखारिन है। चाहे वो जो भी हो, तुम्हें उनका सम्मान करना चाहिए और अगर वो नहीं कर सकती हो तो कम से कम उनका अपमान मत करो। ये लीजिए अम्मा जी, आप मेरा खाना खा लीजिए। मैं जवान हूँ, एक टाइम भूखे भी रह सकती हूँ, लेकिन आपको इस खाने की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद वो बुढ़िया उस खाने को खाती है और अदिति को बहुत सारी दुआएं देकर चली जाती है। सुनैना और ईशा वहीं मुंह बनाई ही खड़ी रहती है। ऐसे ही एक दिन जब अदिति खेत से लौट रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक कुत्ता घायल अवस्था में मिलता है।
जिसे देखकर अदिति कहती है, अरे इस कुत्ते को तो बहुत चोट लगी है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये यहाँ पड़े पड़े ही मर जाएगा। चलो मैं इसे घर ले जाती हूँ, वहीं पर इसकी मरहम पट्टी कर दूंगी। ऐसा कहकर अदिति उस कुत्ते को गोद में उठा लेती है और उसे घर ले आती है। उस कुत्ते को देखकर सुनैना कहती है, इंसानों की मदद करके आपका पेट नहीं भरा था क्या, जो आप इस कुत्ते को भी घर ले आई? अदिति जानती थी कि उसकी दोनों छोटी बहनों से बहस करके कुछ नहीं होगा, इसलिए वो चुपचाप रसोई में जाती है और एक हल्दी का घोल बनाकर उस कुत्ते की चोट पर लगा देती है। कुछ ही दिन में वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है और अदिति के साथ रोज खेत पर जाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक सुबह अदिति जब नहाने जाती है और नहाकर बाहर आती है तो वो चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या हो गया? मेरे बाल सारे गायब कैसे हो गए? मेरे सारे बाल झड़ गए, मैं टकली हो गई, ये कैसे हुआ? तभी वहाँ सुनैना आती है और अदिति का हाल देखकर कहती है, दीदी आपने वो पहले वाली शैम्पू की बोतल में रखा हुआ लिक्विड लगाया था क्या? हाँ वही शैम्पू तो मैं रोज लगाती हूँ। दीदी वो शैम्पू नहीं था, वो शैम्पू तो कल ही खत्म हो गया था। उस बोतल में मैंने पेट्रोल भरकर रखा हुआ था, शायद इसी वजह से आपके बालों का ये हाल हुआ है। बेचारी अदिति बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे अपने बालों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है कि तभी वो कुत्ता अदिति के पास आता है और एक तेज रोशनी होती है तथा वो कुत्ता एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाता है। फिर अदिति से वो परी कहती है, तुम चिंता मत करो अदिति, तुम्हारे साथ जो भी हुआ सही नहीं हुआ। मैं जानती हूँ तुम अपने बालों से बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। इसके बाद वो परी अपनी जादुई छुरी को घुमाती है और फिर अचानक से ही अदिति के सर पर बहुत ही सुंदर सुनहरे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर अदिति बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद परी कहती है, अदिति तुमने दूसरों की बहुत मदद की है, इसलिए ये तुम्हारा उपहार है। तुम्हारे सर पर लगा हुआ हर बाल सोने का बना हुआ है। तुम इस बाल को बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकती हो। अदिति के सुनहरे और सुंदर बाल देखकर ईशा अदिति से कहती है, दीदी आपके बाल तो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। प्लीज इस परी से कहकर मुझे भी ऐसे ही बाल दिलवा दीजिए। हाँ दीदी मुझे भी ऐसे ही बाल चाहिए। इसके बाद अदिति परी से बात करती है और अपनी बहनों के लिए भी ऐसे ही सुनहरे बाल मांगती है। परी अदिति की अच्छाई देखकर उसकी दोनों बहनों को भी सुनहरे बाल दे देती है। साथ ही साथ उन्हें एक सलाह भी देती है, अब जब तुम तीनों के पास सुनहरे सोने के बाल हैं, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहती हूँ। ये बाल बहुत ही पवित्र है। अगर तुम इनका इस्तेमाल सही काम के लिए करोगी तो तुम्हें उन्नति ही मिलेगी, लेकिन अगर तुमने लालच में या घमंड से इसका इस्तेमाल किया तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर वो परी गायब हो जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। तीनों बहनें उन जादुई सुनहरे बालों वाली हो जाती है। पहले तो सुनैना और ईशा घर पर ही रहती थी, इसलिए वो अपने बालों का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। लेकिन कुछ ही दिन पहले उन्हें पार्टी और बाहर घूमने की लत लग जाती है और वो अपने बालों का इस्तेमाल इस लत में करने लगती है। वहीं दूसरी ओर अदिति अपनी माँ का अच्छे से इलाज कराती है, जिससे कि सुनीता पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जिसके बाद अदिति घर का खर्चा चलाने के लिए एक राशन की दुकान खोल लेती है। ऐसे ही एक दिन जब सुनैना और ईशा अपनी फ्रेंड की पार्टी में जा रही थी, तभी उनके सामने एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और कहती है, दीदी दीदी मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे लगेंगे। आप दोनों तो बहुत अमीर लगती हैं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अमीर है तो क्या, तुम जैसे लोगों की मदद करते फिरेंगे क्या हम? ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। अमीर लोग दिखे नहीं कि बस भीख मांगना शुरू कर देते हैं। दोनों बहनों के ऐसा कहते ही उनके सर पर से सारे बाल गायब हो जाते हैं और उन बालों से उन दोनों की शान शौकत भी गायब हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों भागकर अदिति के पास जाती है और सारी बात बताती है। जिसके बाद अदिति कहती है,
तुम दोनों के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। परी ने तुम्हें पहले ही बताया था कि इन बालों का इस्तेमाल अच्छे के लिए करना, लेकिन वो बच्ची तुमसे भीख मांगती रह गई, पर तुमने उसकी मदद नहीं की, बल्कि अपनी अमीरी का घमंड दिखाया। अब तुम दोनों की यही सजा है कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही बनकर रहो। इस घटना के बाद सुनैना और ईशा को एक अच्छा सबक मिलता है और वो अदिति की तरह एक ईमानदार और दयालु इंसान बनने की कोशिश में लग जाती हैं, जिसमें अदिति अपनी बहनों की पूरी मदद करती है और अपने सुनहरे बाल की मदद से उन दोनों का पालन पोषण करने लगती है। कुंडलपुर नाम के गांव में सोनिया अपनी दीदी मीनाक्षी के साथ रहती थी। दोनों अनाथ थे, इसलिए गुजारा करने के लिए मीनाक्षी स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करती थी। उसी स्कूल में मीनाक्षी ने अपनी छोटी बहन सोनिया का एडमिशन करवा दिया था। वो प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर बहुत अमीर घर के बच्चे आते थे। स्कूल में सबको पता था कि मीनाक्षी सोनिया की बहन है, इसलिए अमीर घर के बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते थे। एक दिन सोनिया की क्लास की एक लड़की, जिसका नाम मौली था, वो बोलती है, पता है 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत सुंदर गाउन लेकर आए हैं। तुम सब मेरे जन्मदिन में आना, मेरे जन्मदिन की बहुत ग्रैंड पार्टी होती है। मौली, मैं भी तुम्हारे जन्मदिन में आ सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे तुम्हारा गाउन देखना है। सोनिया, तुम मेरे जन्मदिन में आ जाना, लेकिन मेरा गाउन देखकर खरीदने का सपना मत देखना। क्यों? अरे तुम्हारी वो झाड़ू पोछा लगाने वाली बहन क्या तुम्हें इतना महंगा गाउन लाकर दे पाएगी? ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और सोनिया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। घर जाकर सोनिया अपनी बहन मीनाक्षी से कहती है, दीदी, मौली ने अपने जन्मदिन के लिए बहुत सुंदर गाउन खरीदा है। मुझे बिल्कुल वैसा ही गाउन चाहिए। ये साधारण कपड़े पहन पहन कर मैं बोर हो गई हूँ। सोनिया, तुम जैसे दूसरे लोगों को देखती हो वैसा ही डिमांड मुझसे करने लग जाती हो। तुम खुद सोचो, मैं हमारे लिए 2 वक्त का खाना और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा देख लेती हूँ, वही बहुत है, लेकिन तुम तो ये सब समझती ही नहीं हो। अरे नहीं दिलाना है तो सीधा सीधा मना कर दो ना, इतना ज्ञान क्यों दे रही हो? आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अगर माँ होती तो मुझे तुरंत दिला देती। इतना बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्कूल में टीचर बच्चों से कहती है, स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल से सभी बच्चों को पिकनिक लेकर जाया जा रहा है। जो जो पिकनिक जाएगा वो अपना नाम लिखवा दो और 300 रुपए जमा करवा देना। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। बस 300 रुपए? लेकिन सोनिया तो ये भी नहीं दे पाएगी। इतने पैसे में तो ये लोग कितना कुछ खरीद लेते होंगे फुटपाथ से। सोनिया कुछ नहीं कहती है और घर जाकर अपनी दीदी से कहती है, दीदी, सब पिकनिक पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, इसलिए 300 रुपए दे दो। अगर 300 रुपए नहीं दिए तो मुझे पिकनिक पर लेकर कोई नहीं जाएगा। मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, 300 रुपए में तो कितने दिन की सब्जी आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, नमक तेल से काम चला लूंगी। अभी इसको 300 रुपए दे देती हूँ, वरना गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी पिछली बार भी मैंने इसे गाउन दिलाने से मना कर दिया था। ये सोचकर मीनाक्षी सोनिया को 300 रुपए दे देती है। उसके बाद सोनिया खुशी खुशी पिकनिक पर चली जाती है। इस तरह कभी कभी मीनाक्षी सोनिया की इच्छा पूरी कर देती थी। दिन बीत रहे थे। सोनिया की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। एक दिन सोनिया अपने पड़ोस में रहने वाली निशा के जन्मदिन में जाती है। सोनिया अपने साधारण कपड़े पहनकर गई थी, इसलिए जन्मदिन में आई लड़कियां उस पर हंसने लगती है। सोनिया, नहा धोकर भी नहीं आई है क्या? नहा धोकर तो आई हूँ। फिर तुझे देखकर लग क्यों नहीं रहा है? तेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है क्या? मैं तुझे हमेशा इसी कपड़े में देखती हूँ। निशा, अगर तुम्हें मेरा मजाक बनाना है तो मुझे जन्मदिन पार्टी में बुलाया ही क्यों? मैंने तुम्हें जन्मदिन पार्टी में नहीं बुलाया है, तुम्हें मेरी मम्मी ने बुलाया है। मैंने तो मम्मी को मना किया था, लेकिन फिर भी तुम पड़ोस में रहती हो, इसलिए तुम्हें बुला लिया। नहीं, कोई बात नहीं, अपनी मम्मी से कह देना कि आगे से मेरे ऊपर ये एहसान न करे। मैं तुम्हारी पार्टी में आने के लिए मर नहीं रही हूँ। इतना घमंड? अगर कोई अमीर इंसान घमंड करता है तो समझ में भी आता है। तुझे किस बात का घमंड है? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम बोलती रहो, तुम्हारी फालतू की बातों का जवाब देने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सोनिया वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी सोनिया से कहती है,
सोनिया इतनी जल्दी आ गई, अभी अभी तो गई थी। मेरा वहाँ पर झगड़ा हो गया है। अच्छा होता कि मैं वहाँ पर जाती ही नहीं। क्या हुआ? तुम मुझे कभी नए कपड़े नहीं दिलाती हो। तुम्हारी वजह से सब मेरे ऊपर हंसते हैं। अगर तुमने मुझे 2-4 नए कपड़े दिला दिए होते तो आज मेरा मजाक नहीं बनता। मुझे नहीं पता, मुझे अभी कभी गाउन ला कर दो ताकि मैं शादी पार्टी में पहन सकूं। किसकी शादी है? स्कूल में मेरी एक दोस्त है, उसकी बड़ी बहन की शादी है। मैं भी जाऊंगी, इसलिए मुझे गाउन ला कर दो। मैं शादी में बहुत सुंदर दिखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे गाउन भी बहुत ही सुंदर चाहिए। सोनिया, अब तुम बड़ी हो रही हो, ये बच्चों जैसी जिद करना छोड़ दो। जब बच्ची थी तब कौन सा तुम मेरी जिद को पूरा कर देती थी? तुम्हारे पास जितना है तुम्हें उतने में खुश रहना चाहिए। मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? आपको पता भी है बाहर लोग मेरे पर कितना हंसते हैं। किस चीज पर खुश हूँ मैं? इस टूटी फूटी झोपड़ी पर या अपने गंदे मैले कपड़े पर? इतना बोलकर सोनिया रोने लग जाती है। सोनिया को रोता देख मीनाक्षी मन में सोचती है, मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं जो इसे गाउन ला कर दूं, लेकिन ये बहुत जिद कर रही है। अब क्या करूं मैं? सोनिया, अभी मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। अगले महीने पक्का गाउन दिला दूंगी। अगले महीने गाउन का क्या होगा? शादी तो अभी कुछ दिनों बाद है। जाओ दीदी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना बोलकर सोनिया घर से बाहर निकलती है। चलते चलते सोनिया जंगल की तरफ आने लगती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की जो अपाहिज थी, उसके पास एक बहुत बड़ा बैग था जिसमें बहुत सारा सामान था। ये देखकर सोनिया खुद में बोलती है, ये लड़की इतना बड़ा बैग कैसे उठा पाएगी? मैं इसकी मदद कर देती हूँ। उसके बाद सोनिया उस लड़की के पास जाती है। लाओ, तुम अपना ये बैग मुझे दे दो, मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। कहाँ रहती हो तुम? यहीं थोड़ा आगे मेरी कुटिया है। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं घर तक कैसे जाऊँ। उसके बाद सोनिया उस लड़की का बैग उठा लेती है और उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद उस लड़की की कुटिया आ जाती है। सोनिया उसका बैग रखकर वहाँ से जाने लगती है। अरे रुको, इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ, मुझे घर जाना है, बहुत देर से बाहर हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम यहीं रुको। उसके बाद वो लड़की एक गाउन निकाल कर लाती है। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये गाउन दे रही हूँ। सच में? मुझे तो कब से गाउन चाहिए था, लेकिन मेरी दीदी दिला ही नहीं रही थी। इसे तुम साधारण गाउन मत समझना, ये जादुई है। तुम इसे पहन सकती हो और साथ में इससे जो चाहे मांग भी सकती हो। लेकिन ये गाउन आपके पास कैसे आया? मेरी माँ बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उनकी आखिरी निशानी ये जादुई गाउन मेरे पास था। ये आपकी मम्मी की है, तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये मेरी माँ ने ही बनाया है, इसलिए इसका जादू मेरे लिए काम नहीं करेगा। ये कोई दूसरा जरूरत इंसान ही उपयोग कर सकता है। और हाँ, मेरी बात सुनो। सोनिया पूरी बात नहीं सुनती और हड़बड़ी में खुश होकर जादुई गाउन लेकर घर आ जाती है। सोनिया मीनाक्षी को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे कुछ भी लेने से मना कर देती थी, लेकिन अब तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरा जो मन करेगा वो मैं इस जादुई गाउन से ले सकती हूँ। तुमने मुझे एक गाउन नहीं दिलाया था ना? अभी देखो, मैं जादुई गाउन से कहकर अपने लिए 5 गाउन लूंगी। लेकिन सोनिया, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करना सही बात नहीं है। देखो दीदी, अब तो मुझे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करोगी। उसके बाद सोनिया जादुई गाउन से 5 गाउन ले लेती है। उसके बाद सोनिया जादुई गाउन से कहती है, जादुई गाउन, मैं टूटी फूटी कुटिया में रहती हूँ। मुझे एक बड़ा आलीशान घर चाहिए। उस घर में बहुत सारी धन दौलत और बहुत सारा खाने का सामान होना चाहिए। जादुई गाउन सोनिया की ये इच्छा भी पूरी कर देती है। सोनिया के पास सब कुछ आ जाने के बाद उसमें घमंड आ जाता है। उसके बाद मीनाक्षी स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करना छोड़ देती है। इसलिए मौली सोनिया के पास आती है और कहती है, सोनिया, आजकल तेरी बहन झाड़ू पोछा करने नहीं आ रही है? हाँ, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया अचानक? सोनिया मौली को जादुई गाउन के बारे में बता देती है। ये सुनकर मौली बोलती है, मैं ये सब नहीं मानती। ये सब तो सिर्फ किताबों में कहानियाँ होती हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। स्कूल की छुट्टी के बाद सोनिया मौली को अपने घर लेकर जाती है और जादुई गाउन उसे दिखाती है। जादुई गाउन, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए।
सोनिया के ये बोलते ही जादुई गाउन वहाँ से गायब होकर फिर से उस लड़की के पास चली जाती है। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जादुई गाउन गई कहाँ। मौली, अभी तू अपने घर जा, मैं तुझे किसी और दिन बुलाऊंगी। उसके बाद सोनिया उस लड़की के पास जाती है। सोनिया उस लड़की को सब बताती है। पता नहीं जादुई गाउन गायब होकर कहाँ चली गई है। जादुई गाउन मेरे पास वापस आ गई है। उस दिन तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और हड़बड़ी में चली गई। तुमने जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया। तुम्हें खुद को दूसरे लोगों के सामने ऊपर दिखाना था, इसलिए तुमने जादुई गाउन का इस्तेमाल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया। इसलिए ये गायब होकर मेरे पास आ गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जादुई गाउन, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी लालच नहीं दिखाऊंगी। तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया। इतना बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सोनिया अपनी दीदी के साथ हर काम में मदद करने लग जाती है। इस तरह वो सुधर जाती है और अपनी बहन के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।